से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे दिए हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन को हमने लिया है। ठीक, और इन 6 क्वेश्चन को हम लोग विभिन्न कम सेकंड में इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, मतलब कम से कम टाइम में इसको सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों हमने इसके 7-8 पार्ट बना चुका है और 7-8 पार्ट आप परसेंटेज के देख लीजिए, फिर इसको भी देखिए। मैंने हर एक प्रकार के क्वेश्चन को आपको बताया है जो कि भर्ती में परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे ही हमारे क्वेश्चन हर एक चैप्टर के जो हम बताएंगे तो वह वीडियो आपके पास समय समय से उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपके जो और भी यार दोस्त हैं वो लोग देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में कोई वस्तु हो, आप ये कलम खरीद रहे हैं तो इसको भी वस्तु ही कहा जाएगा। ठीक, मतलब जो भी सामान आप खरीद रहे हैं उसको हम वस्तु ही कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 7.5% की वृद्धि हो तो उसके मूल्य में 15 रुपया की वृद्धि हो जाती है। वस्तु का मूल्य बताइए। देखिए जब वस्तु के मूल्य में 7.5% की वृद्धि हो रही है, वस्तु के मूल्य में क्या हो रही है, 7.5% की वृद्धि हो रही है, उसी कारण इस वस्तु का मूल्य 15 रुपया का होता है, बढ़ जाता है। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ जाना, यानी ये 7.5% जो है यह 15 रुपया के क्या है, इक्वल है। तो हम जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करेंगे तो लिखेंगे 7.5% किसके इक्वल है, 15 रुपया के इक्वल है। ठीक है, क्यों इक्वल है, क्योंकि यही 7.5% वृद्धि होने के कारण वस्तु के दाम 15 रुपया बढ़ा है। अगर यह वृद्धि 7.5% नहीं हुआ होता तो वस्तु का दाम 15 रुपया नहीं बढ़ा होता। ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 सते 14 कितना होता है, 15/2% बराबर में 15 रुपया। हम 15 से इस 15 को काट सकते हैं एक बार में, ये भी कटेगा एक बार में। 15 का टेबल पढ़ेंगे एक बार, 15 एकम 15, ये भी 15 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, 15 एकम 15। तो हमारे पास 1/2% आ गया और बराबर में क्या आ गया, 1 रुपया आ गया। अब ये नीचे जो 2 देख रहे हैं, इस 2 का हम इस 1 से गुणा कराएंगे। 2 का 1 में गुणा होगा तो यहाँ आएगा 1% बराबर 2 रुपया। 1% बराबर क्या होता है, 2 रुपया। कोई भी वस्तु का जो मूल्य होता है, दाम होता है, वह अपने आप का 100% होता है। अगर इस मार्कर का दाम मान लीजिए 30 रुपये है तो अपने आप का ये 100% है। ठीक है, कोई भी वस्तु का दाम जो भी हो, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200, 400, 2000, चाहे कुछ भी किसी वस्तु का दाम हो तो वह अपने आप का 100% वह मूल्य होता है। तो उसी तरह से इस वस्तु का जो मूल्य होगा ना, वह 1% नहीं होगा, अपने आप का 100% होगा। तो इस 1% को 100% बनाने के लिए हम इसमें 100 से क्या करेंगे, गुणा। और जब इधर 100 से गुणा करेंगे तो इधर भी हम कितना का गुणा करेंगे, 100 का। जिस अंक का गुणा इधर होगा वही अंक से इधर भी होगा। ठीक है, तो 100 का 1 में गुणा करेंगे ये 100% हो जाएगा, और 100 का 2 में गुणा करेंगे 200 रुपये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 200 रुपये। ठीक है, जो कि हमने विस्तार से बताया है, आपको काफ़ी विस्तार दिए हैं। अन्यथा आप इसी स्टेप में इसका आंसर जान सकते हैं कि 15 से 15 कट जा रहा है, 2 का 1 में गुणा होगा, 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू 200 आ जाएगी। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला हमने आपको समझा दिया। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि कितने आसानी से हम लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या देता है। क्वेश्चन नंबर 2 देता है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था। किसी वस्तु का मूल्य कितना था, 75 रुपया। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई। वस्तु का वर्तमान मूल्य है। देखिए
जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि और वस्तु के मूल्य में कमी दोनों सेम दिया हो परसेंटेज में, तो इस कंडीशन में हमेशा कमी ही आती है। फाइनल रिजल्ट में हमें क्या मिलती है? कमी आती है। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि पहले वस्तु के मूल्य में कितना हुआ है? 20% की वृद्धि हुई है और बाद में इसमें 20% की क्या हो गई है? कमी। तो हमारे जो टोटल मतलब मूल्य है उस मूल्य में क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे वस्तु के, लिख सकते हैं समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, वस्तु के वर्तमान मूल्य में कमी, मूल्य में हम कमी देखने जा रहे हैं। ठीक है, कि वस्तु के वर्तमान मूल्य में कितने की कमी हुई है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में वस्तु का वर्तमान मूल्य बताना है, लेकिन हम वो मूल्य नहीं निकालना है। वस्तु के वर्तमान मूल्य में प्रतिशत कमी जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रतिशत कमी, कि कितने % की कमी हो रही है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहला मेथड। ठीक है, जब सेम वृद्धि हो, 20% की वृद्धि और 20% की कमी हो रही है, जो परसेंटेज दिया है ये सेम दिया है, इस कंडीशन में हमने क्या कहा है? आपको कमी होती है और ये कमी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 20 का स्क्वायर बटे 100। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। अब बटे में क्या है? 100। हम 100 से 400 को काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 4% की क्या हो रही है बताइए? तो 4% की कमी हो रही है। ठीक है, 100 से 400 मेरा 4 बार में कट जाएगा ना, तो हम परसेंटेज कमी निकाले थे, 4% की कमी है। अब ये 4% की तो वस्तु के मूल्य में कमी हो गई भाई, यानी कि 4% को अगर हम, पहला मेथड देखिएगा, 4% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 1/, क्या लिखेंगे? 25। क्या लिखेंगे? 1/25 लिखेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए 4% का मतलब क्या हो गया? 1/25 हो गया। तो हमने आपको कल समझाया था, इसके पहले वाले वीडियो को देखिएगा, कि अगर हम 25 का 4% निकालें तो क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि अगर वस्तु का पहले मूल्य 25 रुपये था तो अब 4% कमी हो गई, यानी 4% का मतलब 1 रुपया कम हो गया। तो जब पहले उसका मूल्य 25 रुपया था तो 1 रुपया कम होने के कारण अब मूल्य कितना हो गया? 24 रुपये हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि किसी वस्तु का मूल्य पहले कितना था? 25 नहीं था, 75 था। कितना था? 75 रुपया था। तो बताइए 25 से 75 कौ गुना है? 25 से 75 3 गुना है। तो इस समय ये वर्तमान मूल्य है और ये पहले का मूल्य है। ठीक है, ये 25 पहले का मूल्य है और ये 24 क्या है? वर्तमान मूल्य। तो क्वेश्चन में कहा यार पहले मूल्य 25 नहीं है, 75 है। तो हमने देखा 25 से 75 कौ गुना ज़्यादा हो रहा है? 3 गुना। उसी तरह से 24 न होकर के 24 से हम 3 गुना ज़्यादा निकालेंगे। यहाँ 3 गुना ज़्यादा है तो यहाँ भी 3 गुना ज़्यादा होगा। 24 यहाँ क्या होगा? 72 रुपये, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 72 रुपये क्या होगा? इस वस्तु का वर्तमान मूल्य होगा। और इसको अगर हम दूसरे मेथड से लगाना चाहते हैं कि सेकेंड मेथड इसका क्या हो सकता है, तो सेकेंड मेथड को भी देख लीजिए। ठीक है, सेकेंड मेथड को आप समझ लीजिए, इसको हटा देते हैं। देखिए पहले वस्तु के मूल्य में क्या हुई है? 20% की वृद्धि हुई है। जब वृद्धि हुई है तो आप ऊपर की तरफ तीर लगाइएगा। उसके बाद 20% की क्या हुई है? कमी हुई है। 20% की क्या हुई है? कमी हुई है। जब कमी हुई है तो उसको नीचे की तरफ तीर लगाइएगा। और आप इस तीर को याद रखिए कि जब ऊपर लगाएंगे तो वृद्धि के लिए और नीचे लगाएंगे तो कमी के लिए। 20% को फ्रैक्शन में हम 1/5 लिखते हैं। 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 20% को फ्रैक्शन में 1/5 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 20% है ये ऊपर की तरफ है कि नहीं है? ऊपर की तरफ है। और ये 20% किधर है? नीचे की तरफ। तो हम ये ऊपर वाले के लिए ये लिख रहे हैं, यानी कि पहले वस्तु का मूल्य यदि 5 था तो 20% इसका कितना निकल के आ रहा है? 1। यानी पहले 5 था तो अब उसका मूल्य कितना हो गया? 6। क्योंकि
पहले वस्तु का मूल्य यदि 5 यूनिट था तो इस 5 का 20% 1 बनता है, यानी कि 20% बढ़ा है तो 5 का 20% यानी 1 बढ़ा है, तो 5 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी 5:6 हो गया। अब देखिए ये जो हमारा 20% है ये क्या है, नीचे वाले तीर के लिए है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, लेकिन ये कमी है तो कमी का मतलब यहाँ घट रहा है। यदि पहले उसका मूल्य 5 रुपया था तो इस समय उसका मूल्य 1 रुपया कम हो गया है, कितना हो गया है 4 रुपये। ये पहले का मूल्य है, ये वर्तमान मूल्य है, ठीक है। 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 आएगा, और 6 में 4 का गुणा करेंगे 24 आएगा, ठीक है। ये रेशियो वाला फार्मूला है दूसरा। अब देखिए जो 25 आया है यह पहले का मूल्य है और जो 24 आया है वर्तमान मूल्य है। तो 25 जो है ये पहले का मूल्य, बुक में आपके क्वेश्चन में दे रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य कितना था 75 था, 25 नहीं था 75 था, तो हम 25 में 3 का गुणा करेंगे तभी तो 75 आएगा। तो इसी तरह से वर्तमान मूल्य जानना है तो इसमें 3 का गुणा कराएंगे तो 24 यहाँ कितना आ जाएगा 72 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना कि पहले उसका मूल्य 75 था, हमने पहले मूल्य जब निकाला तो 25 आ रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है मुझे 25 नहीं है 75 है। तो मैंने देखा 75 25 से 1 गुना ज़्यादा हो रहा है, 3 गुना। तो इसी तरह से वर्तमान मूल्य मेरा 24 नहीं होगा, इसका 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों मेथड हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। इसका एक मेथड और है, लेकिन सभी मेथड को बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं 3 को। एक गांव की जनसंख्या 5000 है, गांव में पुरुष और महिला बच्चे सब लोग होते हैं। तो इसी तरह से इस गांव की जनसंख्या कितनी बताई गई है 5000। पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो 1 साल बाद गांव की जनसंख्या 5540 हो जाएगी। तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करें, ठीक है। देखिए ये जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले गांव की जनसंख्या 5000 है, लेकिन उसमें पुरुष और महिला हैं। उस गांव की जनसंख्या जो 5000 है उसमें पुरुष हैं और क्या है महिला हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो 5000 जनसंख्या है ये क्या है टोटल गांव की जनसंख्या है। अब इसमें से पुरुष कितने हैं, पुरुष का मतलब हुआ मेल कितने हैं और फीमेल, ठीक है, फीमेल, पुरुष और महिला। तो भाई जो 5000 जनसंख्या है उसमें वृद्धि कितनी की हो रही है जरा बताइए। तो उसमें वृद्धि आपका हो रहा है 6% का। कितना हो रहा है 6% का। मेल में 6% का वृद्धि हो रहा है और फीमेल में क्या हो रहा है 14% का। क्लियर है ना, दोनों में वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब क्या हो रही है, आप ऊपर की तरफ तीर खींच सकते हैं कि दोनों में वृद्धि हुई है। अब देखिए ये 6% और ये 14% है, दोनों में परसेंटेज को अगर हमें बराबर करना है तो 6% को हम 6% ही रहने दें और 14% को हम 6% प्लस 8% लिख सकते हैं। अब 6% दोनों में देखिए सेम मैच कर रहा है, 6 और 8 को जोड़ने से 14 आ जाएगा। ये जो 6% हमने दोनों में लिख दिया है यानी कि ये समान हमारा वृद्धि है, जितने पुरुष बढ़ रहे हैं उतना ही महिला भी बढ़ रही हैं, इन दोनों को बराबर करना होता है, ठीक है। यानी कि 5000 का 6% अगर निकाला जाए तो पुरुषों में जितनी वृद्धि हो रही है उतना ही वृद्धि किसमें हो रही है महिलाओं में, ठीक है। तो 5000 का 6% जब निकालेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है जब परसेंटेज हटता है तो 100 आता है। तो 5 से हम इस जीरो को 100 से इस जीरो को काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 50 का 6 में गुणा होगा 300 आएगा। यानी कि ये जो 300 आया है यह पुरुष और महिलाओं की जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वो बराबर हो रही है। जितने पुरुष बढ़ रहे हैं उतना ही महिला भी बढ़ रही हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो 8% दे रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि फीमेल क्या है पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो कितना ज़्यादा बढ़ रही हैं 8% ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब ये जो 8% ज़्यादा बढ़ रही हैं तो हम देखेंगे कि बाद में कितना जनसंख्या बढ़ चुका है। तो टोटल जनसंख्या 5540 हो गया है। तो जनसंख्या में वृद्धि यहाँ लिख लीजिए, जनसंख्या में
वृद्धि कितने का हो रहा है। तो जनसंख्या में वृद्धि इस समय 5,540 है। अब पहले कितना था, 5,000 था। तो हम 5,540 में से 5,000 को घटा दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 540 का वृद्धि हो जाएगा। अब ये जो 540 का वृद्धि हुआ है, जानते हैं क्यों हुआ है? क्योंकि 6% पुरुष बढ़े हैं और 14% महिला बढ़ी हैं। इसी कारण एक साल बाद वहाँ की जनसंख्या 540 बढ़ गई है। सॉरी, रुपया नहीं है, जनसंख्या है। ठीक है, 540 लोग क्या हुए हैं, बढ़ चुके हैं। क्यों बढ़े हैं, बता रहे हैं ना कि 6% पुरुष बढ़ गए हैं और 14% महिला बढ़ गई हैं एक साल में। इसलिए उस गांव की जनसंख्या 540 बढ़ गया है। 5,000 पहले था, अब 540 बढ़ने के कारण 5,540 हो गया है। लेकिन हमने देखा कि पुरुष और महिला की सेम संख्या कितनी बढ़ रही है, 300 बढ़ रही है। तो जो 8% एक्स्ट्रा बढ़ा है वो कौन बढ़ा है, फीमेल। यानी फीमेल का, एफ से फीमेल समझिए, फीमेल का 8%, फीमेल का 8% हमें जानना है कि जो फीमेल 8% बढ़े हैं वो कितने बढ़े हैं। तो देखो, ये तो सेम हमारे बढ़े हैं और ये हमारे 8, 6 और 8 दोनों 6% और 14% दोनों का मिला के 540 बढ़े हैं। अगर 6% पुरुष बढ़ते हैं और 14% महिला बढ़ती है तो कितना बढ़ जाता है, 540। लेकिन दोनों में अगर 6% जनसंख्या बढ़ रही है तो कितना बढ़ेगा, खाली 300। तो हम 540 में से 300 को घटा दें तो यही 8% जो एक्स्ट्रा लेडीज हमारी बढ़ गई हैं उनकी संख्या आती है। तो 540 में से अब क्या घटा लीजिए, 300 को घटा लीजिए। यही हमारी फीमेल का 8% जनसंख्या है जो बढ़ा हुआ है। तो इसमें से हम 300 को घटा दें तो बताइए कितना आएगा, 240 आएगा। और यहाँ क्या रहेगा, फीमेल मल्टीप्लाई 8, परसेंटेज हटा देंगे तो बटे में क्या हो जाएगा, 100, है ना। परसेंटेज हटता है तो 100। अब हम 8 से इस 240 को काटें तो 8 तरीके बताइए क्या होता है, 24, 30 बार में कट जाएगा। इस 100 का 30 में गुणा करा दीजिए तो फीमेल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3000। यानी उस गांव में जो फीमेल है ना 5000 में से, वो कितने हैं, 3000 हमारे फीमेल है। गांव की जनसंख्या तो 5000 है, लेकिन उस 5000 में से 3000 क्या है, फीमेल, यानी कि औरत हैं, लेडीज हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या, किसकी जनसंख्या पूछ रहा है, पुरुषों की। तो 5000 में से 3000 यदि हमारी लेडीज हैं तो पुरुष कितने होंगे बताओ। हम यहाँ पे 5000 में से 3000 को घटा देंगे और हमारे कितने पुरुष निकल जाएंगे, 2000। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आ रही है ना। ये पुरुष और महिला दोनों मिला के 5000 जनसंख्या था, जिसमें हमने महिलाओं की संख्या निकाल लिया, कितना है, 3000 है। कितना है, 3000 है। उस गांव में 3000 महिलाएं हैं तो पुरुषों की संख्या कितना होगा, 5000 में से 3000 घटा देंगे, 2000। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए, एक गांव की जनसंख्या 5000 थी, उसमें 6% पुरुष बढ़ जाते हैं और 14% महिला बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो हम इसे 6% और 14% दोनों की जैसे ही वृद्धि होती है तो उस गांव में टोटल 5540 की जनसंख्या हो जाती है। तो कितना बढ़ गई, 540 बढ़ गई। ठीक है, अब ये जो 540 बढ़ गई है, ये 6% और 14% की वृद्धि होने के कारण बढ़ी हुई है। तो हम यहाँ पे परसेंटेज दोनों में सेम करना चाहते हैं कि जितने पुरुष बढ़ रहे हैं उतना ही महिला भी बढ़ें, ये हम जानना चाहते हैं। तो दोनों में 6% को हमने कॉमन बनाया, बराबर कर लिया। अब ये 5000 का 6% अगर हम निकालते हैं तो कि जितने पुरुष बढ़ रहे हैं उतना ही महिला बढ़ रही है, इसकी जनसंख्या हमको पता चलती है। तो वही हम 5000 का 6% निकालें, कितना आया है, 300 आया। यानी 300 यदि पुरुष उस गांव में बढ़ता है तो 300 महिला भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो सेम हो गया। अब ये टोटल हमारे कितने बढ़े थे, 540। 540 में से अगर हम 300 को घटा देते हैं तो कितनी जनसंख्या बचती है बताओ। ये 540 में ये जो 300 हमारे बढ़े हैं ना, ये पुरुष और महिला दोनों मिल करके 300 हमारे बढ़े हुए हैं। 540 में से ये 300 को घटा देंगे तो कौन बचेगा भाई, एक्स्ट्रा कौन है, फीमेल है। यानी फीमेल हमारा बचेगा और यही फीमेल हमारा 240 आ रहा है, जो कि ज़्यादा बढ़ा हुआ है।
8% की वैल्यू है ये 240, तो फीमेल का 8% किसके बराबर हो जाएगा 240 के। तो फीमेल की जनसंख्या टोटल कितनी आ जाएगी 3000 आ जाएगी, ठीक है। और जब इसकी जनसंख्या 3000 आ जाएगी तो 5000 में से 3000 घटा देंगे, पुरुषों की जनसंख्या 2000, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे आप लोग इसको अगर नहीं समझते हैं तो फिर से एक बार कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा दूसरे प्रकार के क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में बता देंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो को पीछे करके एक बार और देखिए, बातों को समझिए, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देता है, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास में तथा 40% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए नागरिक शास्त्र में 65% बच्चे क्या होते हैं, पास होते हैं, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। इतिहास में 60% पास होते हैं, और नागरिक शास्त्र इतिहास दोनों में मिला करके 40% विद्यार्थी क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। आगे कहता है यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हों, 90 विद्यार्थी नागरिक शास्त्र और इतिहास मिला करके क्या हैं, फेल हो गए हैं, तो दोनों उत्तीर्ण रहे हों, तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे, पेपर में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। तो देखिए जो नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र जो है सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें कितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं, उसमें उत्तीर्ण हुए हैं 65%, ये उत्तीर्ण है, ठीक है। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। और इतिहास में कितने पास हुए हैं, इतिहास में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, तो इतिहास में आपका देता है 60%, ठीक है, 60% क्या होते हैं, उत्तीर्ण। और दोनों विषय में कितने होते हैं, दोनों विषय में कितने उत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषय में हमारा देता है, कितना देता है 40%, कितना देता है 40% दोनों विषय में उत्तीर्ण है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, उत्तीर्ण है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, उत्तीर्ण का मतलब पास, पास प्लस पास परसेंटेज में ये सब होता है, पास परसेंटेज प्लस पास परसेंटेज माइनस फेल परसेंटेज। ये पास परसेंटेज क्या है, सिंगल सब्जेक्ट में कितने पास हैं, ये दूसरा वाले सिंगल सब्जेक्ट में कितने पास हैं, और ये क्या होता है दोनों विषय में कितने पास हैं, पास प्लस पास माइनस पास, इससे क्या निकलता है, उत्तीर्ण। दोनों विषय में कितने उत्तीर्ण हैं, ठीक है, दोनों विषय में कितने परसेंट बच्चे, ये देखिए 2 लिख रहे हैं, दोनों विषय में कितने परसेंट बच्चे उत्तीर्ण हैं उसकी संख्या हमको पता चलती है, परसेंटेज में कितने परसेंट पास हो रहे हैं। अगर जो आप ये फार्मूला लगाना चाहते हैं, फेल परसेंट प्लस फेल परसेंट माइनस फेल परसेंट, तो इससे हमको पता चलता है दोनों विषय में कितने परसेंट बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गए हैं, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूला में से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर फेल परसेंटेज दिया है तो इसको यूज करिए, पास परसेंट दिया है तो उस ऊपर वाले को यूज करिए। पास परसेंट दिया है तो आप ऊपर वाले को आसानी से लगा सकते हैं, नीचे वाले को भी लगा सकते हैं। भाई 65 यदि उत्तीर्ण मतलब पास हैं, मैं नीचे वाले को यूज करना चाहता हूं, तो 100 में से 65% पास हैं, तो कितने फेल हो जाएंगे, 35% फेल हो जाएंगे, तो यहाँ 35 लिखा जाएगा। यहाँ 100 में से 60 ही पास हैं, तो कितने फेल हुए होंगे, 40। दोनों में 40 पास हैं, तो कितने दोनों विषय में फेल हुए होंगे, 60। तो आप इस दोनों में से जो मेथड चाहें, इस पर या इस पर, दोनों में से किसी पर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी ऊपर वाले मेथड को हम बताते हैं, ठीक है। कौन सा बताते हैं, ऊपर वाले को भी, नीचे वाले पर भी आपको समझा देंगे। तो यहाँ देखिए लिखेंगे हम, दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रतिशत, ठीक है। समझने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भूले ना कि मैं निकाल क्या रहा हूँ। दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी का प्रतिशत हम जानना चाहते हैं, तो क्या फार्मूला है, पास परसेंटेज प्लस पास परसेंटेज माइनस पास परसेंटेज। पास परसेंटेज कितना है, 65, फिर कितना है 60, और दोनों में कितना पास हुए हैं, 40। कितना हुआ है, 40, ठीक है। अब देखिए इसको हम जोड़ के इसको घटा देते हैं तो कितने आएंगे,
125 में से 40 को घटा देंगे तो 85%, यानी 85% बच्चे जो है ना वो दोनों विषय में क्या हैं, पास हैं। जैसे कि केवल नागरिक शास्त्र और केवल इतिहास दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल कितने पास हैं, 85% विद्यार्थी हमारे पास हैं। ठीक है, अब कितने फेल हुए होंगे, तो 100% में से हम 85% को क्या करें, घटा देते हैं, तो हमारे दोनों विषय में फेल विद्यार्थियों की जनसंख्या निकल जाएगी। टोटल मान लीजिए 100% होता है, 100% में से 85% लोग क्या हैं, पास हैं। तो 100 में से जब 85 को घटाएंगे तो जो बचेगा ना वो फेल विद्यार्थियों की क्या होगी, परसेंटेज होगी। तो 100 में से 85 घटाएंगे और ये किसके बराबर होगा, 90 के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 90 विद्यार्थी फेल हुए हैं। बात को समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई। टोटल मेरे 85% ही बच्चे पास हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, तो 100% में से 85% को घटा लो, 15% फेल होते हैं। वो 15% की वैल्यू किसके बराबर है, 90 के। तो यहाँ लिख लीजिए 15% की वैल्यू है 90। 15 से 90 कट जाएगा 6 बार में, तो 1%, यहाँ 15 कम 15 होता है ना, 1% की वैल्यू कितना आएगा, 6। हमने बोला कि कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होता है, तो 1 को 100 बनाने के लिए इधर 100 का गुणा करेंगे तो ये 100% हो जाएगा, इधर 100 का गुणा करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। एक में 100 का गुणा करेंगे तो 100 होगा, और इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 600, यानी उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 600 बैठे हैं। क्लियर होता है। अगर हम फेल वाले सूत्र पे लगाना चाहते हैं कि कितने फेल हो रहे हैं, तो उस पर देख लीजिए। ठीक है, ये तो पास वाला था। अगर फेल वाला जानना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, फेल परसेंटेज प्लस फेल परसेंटेज माइनस फेल परसेंटेज। ठीक है, बराबर फेल बच्चों की संख्या, बराबर में क्या होगा, जो फेल बच्चे हैं उनकी संख्या। तो कितने बच्चे फेल हैं, 90 बच्चे फेल हैं दोनों विषय में। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला हो गया। तो बताओ यहाँ 65 पास हैं, 65% क्या है, पास। 100 में से 65 पास है तो कितने फेल हुए होंगे, 35%, प्लस यहाँ पर कितने परसेंट पास हैं, 60। तो कितने फेल हुए होंगे, 40% फेल हुए होंगे। यहाँ दोनों विषय में कितने पास हैं, 40% पास है ना, तो कितने फेल हुए होंगे, 60% फेल हुए होंगे। बराबर क्या होगा, 90 के। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 40 और 35 कितना होगा, 75 होगा। अब 75 में से हम 60 को घटा देते हैं तो 15% की वैल्यू 90 आएगी। 15 से 90, 15 कम 15, 15 छक्का 90, 1% की वैल्यू 6 निकला, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। तो दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, या तो पास वाला या फेल वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखेंगे। 4 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए, ठीक है, देखो कोई भी चीज़ का मूल्य हमने बोला अपने आप का 100% होता है, तो यहाँ बोलता है यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में 10% की कमी हो जाए। ठीक है, तो मान लो कोई भी चीज़ अपने आप का क्या होता है, 100%, यानी पहले हम मानते हैं कि चीनी का जो मूल्य था 100% था। अब 30% की क्या होती है, कमी आ जाती है। 30% की क्या होती है, क्वेश्चन में देखिए चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए, ये 30% की कमी है। तो बताइए 100% में से 30% यदि उसकी मूल्य घट जाती है तो कितना उसका मूल्य बचेगा, 70% बचेगा कि नहीं। आप परसेंटेज यहाँ लगा भी सकते हैं, आवश्यकता है तो। आगे देखते हैं। अब कहता है कमी आ जाए, 30% की कमी आ जाए तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। ठीक है, कि खर्च में 10% की कमी आए। अब हमें खर्च में 10% की कमी लाना है। कितने परसेंट की कमी लाना है, 10% की। ठीक है, हम खपत में अपनी ऐसा कमी करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि हम इतना कमी कर दें कि हमारा खर्च में कोई परिवर्तन ही ना हो। हम खर्च में 10% कमी चाह रहे हैं, तो 100 में से 10% को निकाल देंगे तो कितना परसेंट अब आप खर्च कर रहे हैं, 90। ठीक है, 70% आपका क्या है, मूल्य हो चुका है। चीनी के मूल्य में 30% की कमी होने के कारण अब चीनी का मूल्य 70% हो गया है। लेकिन आप कहते हैं यार हम 70% नहीं, हम तो 90% खर्च करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप 10% क्या करते हैं, अपने खर्च को कम करते हैं और ऑलरेडी 90% आप खाते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये रेशियो में होता है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाती है, 0 से 0 कट जाती है। अगर आप 7 किलो चीनी पहले खाते थे तो अब कितने किलो खाएंगे? 9 किलो खाएंगे, जिसके कारण आपका खर्च 10% कम हो पाएगा। तो बताइए पहले से क किलो चीनी अभी आप ज़्यादा खा रहे हैं? 2 किलो चीनी। इस नियम के बेस से आप क किलो चीनी ज़्यादा खा रहे हैं? 2 किलो। 2 किलो जो चीनी आप ज़्यादा खा रहे हैं किस पर? 7 पर। यानी पहले 7 किलो खाते थे, अब 2 किलो ज़्यादा खा रहे हैं, 9 किलो खा रहे हैं। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुणे में हम क्या कर लेंगे? 100। इससे हमें बताइए क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि अपने खपत में कितने प्रतिशत की वह वृद्धि कर रही है, ताकि उसके खर्च में कोई कमी नहीं आ रहा है। ये खपत में वृद्धि निकल रहा है। इधर वाला ये जो निकल रहा है ना, ये खपत है, और ये हमारा क्या है? पहले का खपत है। ये पहले का खपत है, ये नया खपत है। अगर पहले 7 किलो खाती थी तब 9 किलो खा रही है, तो क किलो की वृद्धि हो रही है भाई? पहले से 2 किलो की वृद्धि हो रही है। पहले 7 किलो खाती थी लेकिन अब 9 किलो खा रही थी, 2 किलो की वृद्धि हो रही है ना। तो ये 2 किलो की वृद्धि हम पहले वाले खपत पे ही निकालते हैं, नए वाले पर नहीं निकालते हैं। अब इनका गुणा करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? 200/7 परसेंटेज में बोला है तो यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिएगा। अब इसको भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, विकल्प में देख लीजिएगा। नहीं ऐसे दिया तो भाग कर लीजिए। 7 दूनी 14, 6, 60 हो जाएगा। 7 8 56, ठीक है। 28 सही 4/7 भाग करके देख लीजिएगा। 28 बार आपका भाग जाएगा, 4 शेष बचेगा। शेष हमेशा ऊपर लिखा जाता है और 7 नीचे है तो नीचे ही रहेगा। यानी वो अपने खपत में कितने % की वृद्धि करेगी? 28 सही 4/7% की वृद्धि करेगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 6 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत मज़ेदार और अच्छा क्वेश्चन है। यदि a का 20%, a का माने गुणा होता है 20% बराबर b का 30%, b का 30%, उसके बराबर क्या है? c का 1/6 का माने मैंने बोला ना गुणा होता है। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो हमें a रेशियो b रेशियो c बताना है क्या होगा, ठीक है। अब देखिए a मल्टीप्लाई परसेंटेज को मैंने बोला था फ्रैक्शन में बदल दो। 20% को 1/, क्या लिख सकते हो? 5। b मल्टीप्लाई 30% को 3/, क्या लिख सकते हैं? 10। और ये c गुणे 1/, कितना है? 6 है। क्लियर है ना। अब अगर जो हम a रेशियो b रेशियो c जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? a रेशियो b रेशियो c। तो ये जो 1/5 है ना, ये उल्टा हो जाएगा। 5/, कितना हो जाएगा? 1। और बटे में 1 हम नहीं लिखते हैं। रेशियो यहाँ b के पास कितना है? 3/10, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या बनेगा बता दो? 10/3 बनेगा। फिर रेशियो c के पास क्या है? 1/6, ये उल्टा होगा तो 6/1 बनेगा। बटे में 1 नहीं लिखाता है, ठीक है। यानी a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू बताइए कितना निकला? 5 रेशियो 10/3 रेशियो 6। अगर इस 3 को हम हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन में 3 का गुणा कराएंगे तो यहाँ 3 5 कितना हो जाएगा? 15। यहाँ जब 3 का गुणा करेंगे 10/3 है ना, इसमें 3 से जब जो गुणा करेंगे तो ये 3 3 कट जाएगा तो कितना आएगा? 10। यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18, ठीक है। तो a रेशियो b रेशियो c का मान कितना हो जाएगा? 15 रेशियो 10 रेशियो 18 हो जाएगा, ठीक है। कितना देखिए अच्छा क्वेश्चन है। a b c को जब रेशियो में लिखेंगे तो a का वैल्यू, a में किसका गुणा हुआ? 1/5 का, ये उल्टा करके यहाँ लिखा आएगा 5/1 बटे यहाँ 1 है। और ये आपका 3/10 है तो 10/3, ये 1/6 है तो 6/1 हो जाएगा। हमने बोला कि बटे के नीचे 1 लिखा ही नहीं जाता है, ये 1 मेरा क्या होता है? छिप जाता है। लेकिन यहाँ 3 है, 3 नहीं छिप पाएगा। इस 3 को हटाने के लिए हम पूरे में 3 का गुणा करेंगे तो ये 15 होगा, और ये 3 जब गुणा करेंगे तो कट जाएगा, 10 आएगा, और इस 3 6 का 18 हो जाएगा। तो काफ़ी